स्टीयरिंग का मतलब क्या है? परफेक्ट स्टीयरिंग तब कहलाएगा जब वाहन के पहिए हर परिचालन परिस्थितियों में परफेक्टली रोल करेंगे, चाहे कंडीशन रोड की कंडीशन कैसी हो, पहिया टर्न हुआ हो या सीधा चल रहा हो, इट शुड बी रोल्ड। ये रोलिंग टायर है, ये टायर जब रोल करेगा तभी ऑटोमोबाइल आगे बढ़ेगा और चलते समय उसको डायरेक्शनल स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब उसका स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग मैकेनिज्म पूरा सही होगा। तो जब इस स्टीयरिंग को हमने अभी तो कटिंग दे रखी है, यदि हम इसे नहीं काटते सीधा रखते हैं तो अगले धुरे के सेंटर लाइन से पिछले धुरे के सेंटर लाइन की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हील बेस। तो इसका व्हील बेस है बी, व्हील बेस है बी, और ये जो एक्सिस है जो बढ़ाया है ये है वाई। समझ में आ रही है? और ये जो ट्रैक रॉड या टाई रॉड लगी हुई है इसका काम क्या है? दोनों पहियों को एक निश्चित दूरी तक पर बना के रखना, मेंटेन करके रखना, इसलिए इसको ट्रैक रॉड कहते हैं। सी है इसकी लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रैक रॉड, इस टाई रॉड की लंबाई है सी। व्हील बेस बी, इस एक्सिस की लंबाई y और ट्रैक रॉड की लंबाई c। इतने ही टर्म्स इसमें आए हुए हैं। अब हमने इसको लेफ्ट टर्न दे दिया, तो लेफ्ट टर्न देने के बाद एक परफेक्ट स्टीयरिंग में यह स्थिति आनी चाहिए कि जब हमने इसको फुल लॉक पोजीशन पे लेफ्ट टर्न दे दिया है तो फ्रंट एक्सल का जो लाइन है हम इसे आगे बढ़ाएंगे, फ्रंट एक्सल लेफ्ट साइड वाले की भी और राइट साइड वाले की भी, तो वह इस एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिलने चाहिए, एक ही पॉइंट पर मिलने चाहिए। यह नहीं कि एक यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है। वो दोनों रेखाएं जिस तरह से यहां पर एक पॉइंट पर एक ही जगह पर मिलनी चाहिए, तब यह कहलाता है परफेक्ट स्टीयरिंग। अब यहां पर दो कोण नजर आ रहे हैं, एक अंदर वाले पहिए का कोण है और एक बाहर वाले पहिए का कोण है। ये जो तुम्हें अंदर वाला कोण दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये बाहर वाले पहिए का कोण है और ये वाला कोण अंदर वाले पहिए का कोण है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रही हैं? तो जो बाहर वाला पहिया है, बाहर वाले पहिए के बीच का कोण ये वाला, इसको मैंने यहां पर लिखा फाई, और जो इनर पहिए का कोण है ये लिखा है थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कॉट फाई आएगा y प्लस सी अपॉन बी, बी इज व्हील बेस, y ये प्लस इसकी लंबाई। समझ में आ रही बात? तो ये इस तरह से परफेक्ट स्टीयरिंग के लिए कॉट फाई माइनस कॉट थीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन बी। जब ये कंडीशन आती है तभी ये परफेक्ट स्टीयरिंग है। और ये कोण जितना ज्यादा होगा इसमें उतना छोटा टर्निंग सर्कल बनेगा, ये कोण जितना छोटा होगा उतना बड़ा टर्निंग सर्कल बनेगा। पर इस कोण को हम अधिकतम 44 डिग्री तक ही रख सकते हैं। टर्निंग रेडियस या टर्निंग एंगल ये 44 डिग्री मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम इसको नहीं रख सकते।
जब ये वाली पोजीशन प्राप्त हो जाती है तो इसके बाद हम भीतरी पहिया, भीतरी वृत्त कितने, जो टर्निंग सर्कल है वो कितने रेडियस का होगा और उसका व्यास कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं भीतरी पहिए का। RIF लिख रखा है, ये रेडियस है इनर फ्रंट का, ये आएगा B/sin θ माइनस A माइनस C/2। अब यहां पर एक टर्म और आया है A इज व्हाट, तुमने पूछा ही नहीं अभी A कहां से आ गया सर? A क्या है? व्हील ट्रैक है। अब ये व्हील ट्रैक क्या होता है रामकिशन? व्हील ट्रैक फ्रंट व्हील की सेंटर, दोनों फ्रंट व्हीलों के सेंटर लाइन के बीच की दूरी, यानी इस टायर की चौड़ाई है 175 मिलीमीटर, तो 87.5 जहां पर आएगा वो इसका क्या है? सेंटर है इस टायर का। तो राइट साइड के व्हील के सेंटर लाइन और लेफ्ट साइड के व्हील के सेंटर लाइन की बीच की दूरी कहलाती है व्हील ट्रैक। तो ये जो A है ये है व्हील ट्रैक। इस व्हील ट्रैक में से आपको ट्रैक रॉड की लंबाई को माइनस करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? वो है ये A माइनस C। A यहां पर है व्हील ट्रैक, ठीक है, बैठ जाओ। तो जब हम टर्निंग एंगल निकालेंगे, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा मैं, वो तुम इनको इसी फॉर्मूला को लगा के उसकी फिर मेरे को कल बताओगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू, असाइनमेंट है ये, ठीक है। असाइनमेंट देने से पहले अब हम परफेक्ट स्टीयरिंग एंगल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे कॉर्नरिंग फोर्स, कॉर्नरिंग फोर्स, कॉर्नरिंग पावर, अंडर स्टीयर एंड ओवर स्टीयर, ठीक है। कॉर्नरिंग फोर्स, ये वह बल होता है जो साइड थ्रस्ट को सस्टेन करता है। यदि किसी वाहन में चलते समय किसी तेज हवा के झोंके के कारण या अधिक गति में मोड़ काटने के कारण या किसी अन्य कारण से जब भी कोई साइड थ्रस्ट पड़ता है तो उस समय जो टायर है वह अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन की दिशा से थोड़ा सा अंदर की तरफ को झुक जाता है। उस साइड थ्रस्ट को साइड थ्रस्ट को सहन करने के लिए जब भी वाहन चल रहा है, ऐसे यूं टर्न कर रहा है, तो तेज हवा के कारण भी, क्रॉस विंड के कारण भी ये साइड थ्रस्ट लग सकता है। ये साइड थ्रस्ट अधिक स्पीड में मोड़ काटते समय ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव के कारण भी साइड थ्रस्ट लग सकता है। यह न्यूमेटिक प्रेशर, जो इन्फ्लेशन प्रेशर है, वो कम ज्यादा होने के कारण भी साइड थ्रस्ट हो सकता है। तो इस समय जो पहिया है वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन से के सापेक्ष एक छोटा सा कोण बना लेता है और यह कोण कहलाता है स्लिप एंगल। और इसी के कारण ये जो साइड थ्रस्ट पड़ा है इसमें बाहर की तरफ को, उसको यह सहन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रही बात? यह स्लिप एंगल बनता इसलिए है कि जब टायर, ये जो टायर यूज किए जा रहे हैं वाहनों में, ये न्यूमेटिक टायर हैं और ये बने हुए किसके हैं? इलास्टोमर या रबर के। समझ में आई बात? ये प्राकृतिक रबर और सिंथेटिक रबर का और कार्बन, ब्लैक कार्बन का एक मिश्रण है। बहुत सारा मटेरियल होता है टायर में। टायर ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत ही मटेरियल यूज होता है, बहुत ज्यादा।
इसमें कॉर्ड्स होती हैं, कॉटन के धागे होते हैं, स्टील की बेल्ट होती हैं, रबर होती है, नेचुरल रबर होती है, सिंथेटिक रबर होती है, ब्लैक कार्बन होता है और बहुत कुछ होता है। इसकी बीड के लिए पतले पतले तारों का पूरा गुच्छा बनाया जाता है और फिर इसकी बुनाई होती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है टायर की, यूं ही नहीं चलते टायर। और ये टायर ही हैं जो ये लिटरल फोर्स जनरेट करते हैं, जो चलते समय वाहन को संतुलित रखते हैं और मोड़ों पर एक कॉर्नरिंग फोर्स को पैदा करते हैं। तो ये जो कॉर्नरिंग फोर्स, ये जो स्लिप एंगल बन रहा है, यह टायर के विरूपण के कारण बनता है। जब टायर में हवा भरी जाती है और वो वाहन पे लगा हुआ रहता है, तो तब आप देखते हो कि टायर थोड़ा सा दब जाता है कांटेक्ट पॉइंट पर। जब वो सड़क के साथ संपर्क में रहता है तो ये थोड़ा सा यहां पर ऐसा हो जाता है, होता है, नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, टच होता है वहां पर थोड़ा सा इस तरह का एक विरूपण पैदा करता है। तो कॉर्नरिंग फोर्स, एक्चुअली कॉर्नरिंग फोर्स का काम है टर्निंग के समय पर वाहन को स्थायित्व प्रदान करना और कंट्रोल प्रदान करना। तो जब भी कोई साइड थ्रस्ट यूज होता है, जब भी कोई साइड थ्रस्ट पड़ता है वाहन में, तो उस समय वाहन का पहिया अपने चलने की दिशा के सापेक्ष एक छोटा सा कोण बना लेता है। यह कोण कहलाता है स्लिप एंगल। और इसी स्लिप एंगल के कारण ये टायर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करते हैं, एक कॉर्नरिंग फोर्स जनरेट करते हैं। इस कॉर्नरिंग फोर्स की जो मात्रा है वह डिपेंड करती है टायर की लचक के ऊपर कि वह कितना डिफॉर्म होता है, उसका मटेरियल किस तरह का है। इसके अतिरिक्त तो वाहन में कैम्बर भी होता है। तो जो पॉजिटिव कैम्बर वाले वाहन होते हैं, पॉजिटिव कैम्बर वाली स्टीयरिंग ज्योमेट्री में यह कॉर्नरिंग फोर्स ज्यादा पैदा करता है। कॉर्नरिंग फोर्स और जो अनुपात है वो कहलाता है कॉर्नरिंग पावर। क्या कहलाती है? कॉर्नरिंग पावर। साइड थ्रस्ट सस्टेन्ड, या इसको लिख सकते हो कॉर्नरिंग फोर्स। जो साइड थ्रस्ट को सस्टेन करता है वो है कॉर्नरिंग फोर्स। तो ये साइड थ्रस्ट सस्टेन्ड जो मैंने लिख रखा है ये है कॉर्नरिंग फोर्स। और जो स्लिप एंगल का अनुपात है ये कहलाती है कॉर्नरिंग पावर। अब ये चीज यहां पर एक चीज और देखने लायक है, जो साइड थ्रस्ट है और यह है कॉर्नरिंग फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं, बल्कि यह थोड़ा सा दूर हैं। तो इन जो दो लाइनों के बीच की दूरी है, जहां पर साइड थ्रस्ट लग रहा है, साइड थ्रस्ट का बल जिस ओर लग रहा है वो कहां, वो केंद्र से बाहर की तरफ को लग रहा है, वाहन की सेंटर लाइन से बाहर की तरफ को लग रहा है, और कॉर्नरिंग फोर्स अंदर की तरफ को लग रहा है। पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, बल्कि इसके बीच में थोड़ा सा दूरी है। ये दूरी कहलाती है न्यूमेटिक ट्रेल। क्या कहलाती है? न्यूमेटिक
ट्रेल, और इसी न्यूमेटिक ट्रेल के कारण इसके अंदर एक टॉर्क जनरेट होता है, जिसके कारण से ये पहिया फिर सीधा हो जाता है। उसको कहते हैं सेल्फ राइटिंग टॉर्क। कॉर्नरिंग पावर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कॉर्नरिंग फोर्स स्लिप एंगल। एक यहां पर अभी और टॉर्क पैदा हो गया, टी होता है कॉर्नरिंग फोर्स इनटू न्यूमेटिक ट्रेल। इस टॉर्क के कारण ही स्टीयरिंग, ये पहिया सीधा हो जाता है और स्टीयरिंग व्हील अपनी जगह पे आ जाता है। इसीलिए कैम्बर, किंगपिन इंक्लिनेशन और ये पहिए का स्लिप एंगल, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं, इनका आपस में संबंध है, ये सगे संबंधी हैं। एक भी अगर इनमें से कुछ गड़बड़ होती है तो उससे पूरी की पूरी स्टीयरिंग ज्योमेट्री बिगड़ जाती है, गड़बड़ हो जाती है, जिसका प्रभाव पड़ता है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी में, वाहन की हैंडलिंग में। वाहन कभी लेफ्ट को पुल करेगा, कभी राइट को पुल करेगा, कभी टो इन करेगा, कभी टो आउट करेगा, कभी बम्प स्टीयर करेगा। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री में कोई भी खराबी आएगी, उससे वाहन की हैंडलिंग में, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल में, इनमें तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके अलावा टायर की घिसावट में, टायर अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से ज्यादा घिसने लगेंगे या फिर कप्ड वियर होना शुरू हो जाएगी। किसी किसी जगह पर पैच टाइप के, जैसे कि ब्रेक ड्रैगिंग के कारण होता है या सडन ब्रेकिंग के कारण होता है, ब्रेक हार्ड बना दिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि पैर रखते ही ब्रेक वाहन रुक जाना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा करने से टायरों की घिसावट फिर बढ़ जाती है, क्योंकि वाहन रुकने में थोड़ा सा स्टॉपिंग डिस्टेंस होना चाहिए, वो होगा ही, वो जरूरी है। उसको कम करने के लिए फिर एडिशनल कंपोनेंट लगा दिए जाते हैं। उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम करने के लिए ही बाद में एबीएस का आविष्कार हुआ। फिर एबीएस में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके लिए फिर उसके बाद ईबीडी और दुनिया भर की चीजें हुई, वो बाद में बताएंगे हम आपको, ठीक है। क्योंकि स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों कंट्रोल सिस्टम है ऑटोमोबाइल का, और इनके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वो क्या है? टायर। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ बहुत ही गंभीरता से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। समझ में आ गई बात? इस स्लिप एंगल के कारण ही यह कॉर्नरिंग फोर्स पैदा हो रहा है। अब एक होता है अंडर स्टीयर पोजीशन आती है, और दूसरी शब्दावली यूज होती है, वो होती है ओवर स्टीयर की। अंडर स्टीयर का मतलब यह है कि ये वाहन का, अभी जो मैंने पहले यहां पर चित्र लगाया था, उसमें उसका पहिया फुल लॉक खुला हुआ था। उतने में जब वो कोई टर्न पूरा कर ले रहा है, हमें मालूम है कि हमारा वाहन इतने में ये टर्न पूरा कर लेता है, पर वो अब नहीं कर पा रहा है। अब जब वो फुल लॉक है और मोड़ पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? वाहन को बैक करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा, और फिर दोबारा से उसको टर्न करना पड़ेगा। यानी वो एक ही बार में टर्न नहीं लेगा। दिस पोजीशन इज कॉल्ड अंडर
स्टीयर। शार्प मोड़ों पर, अगर शार्प मोड़ नहीं भी है, हल्का मोड़ है, पर और टाइम पर देखते थे कि हम इतना स्टीयरिंग का चक्कर देने पे, एक चक्कर देने में ये मोड़ कट जा रहा था, पर अब ये एक चक्कर देने पे ये मोड़ नहीं कट रहा, गाड़ी बाहर की तरफ को निकल रही है, हमें थोड़ा सा स्टीयरिंग को और घुमाना पड़ रहा है। ये वाली पोजीशन कहलाती है अंडर स्टीयर की। पर जब हमने देखा कि कभी हम इस मोड़ को काटने के लिए इस हेयरपिन मोड़ को काटने के लिए हमें जितना चक्कर स्टीयरिंग के लगाने पड़ रहे थे उससे कम चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अब उतने चक्कर में ये बहुत ज्यादा अंदर आ जा रही है, वो स्थिति कहलाती है ओवर स्टीयर की। समझ में आई बात? पर ये एक्चुअली होती क्यों है? ये होती है जब आगे वाला स्लिप एंगल, आगे के पहिए का स्लिप एंगल पिछले वाले स्लिप एंगल से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो स्थिति होती है अंडर स्टीयर की। जब आगे वाला कम और पीछे वाला स्लिप एंगल ज्यादा हो जाता है, पिछले वाले पहिए का स्लिप एंगल ज्यादा हो जाता है, तो वो वाली स्थिति हो जाती है ओवर स्टीयर की। ठीक है, तो उन सब बातों की तरफ फिर स्लिप एंगल, इस पे बात होती है पॉलिटेक्निक और आगे बीटेक लेवल पर। ठीक है, पर तुम्हें ये बात समझनी है कि अंडर स्टीयर जितने में वाहन मुड़ जा रहा था उससे अब उसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, स्टीयरिंग का एक चक्कर बढ़ाना पड़ रहा है, या आधा चक्कर बढ़ाना पड़ रहा है, या क्वार्टर चक्कर बढ़ाना पड़ रहा है, या 45 डिग्री 60 डिग्री मोर काटना पड़ रहा है, थोड़े स्टीयरिंग को और एंगल देना पड़ रहा है, वो कहलाई अंडर स्टीयर की। यदि जितने में पहले वाहन घूम जाता था उससे कम घुमाने पर ही, स्टीयरिंग को थोड़ा सा ही घुमाने पर वाहन पूरा टर्न कर जा रहा है, तो वो पोजीशन है ओवर स्टीयर की। समझ गए? सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।